हेलो बच्चों, स्वागत है आपका वेक्टर के पार्ट 8 के अंदर। आज हम मिससेलेनियस एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, मतलब फ़िलहाल तो एग्जांपल्स करेंगे और एग्जांपल्स के बाद हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे। तो सारे के सारे जो कंसेप्ट है वो आप एक बार रिवाइज ज़रूर कर लीजिए, पिछले सारे वीडियो देख लीजिए, क्योंकि मिससेलेनियस करने के लिए आपको सब कुछ पता होना चाहिए। अगर मैं आपको मोटा मोटी समझाऊँ तो इस चैप्टर के अंदर वेक्टर का एडिशन था, इस चैप्टर के अंदर डॉट प्रोडक्ट था ए डॉट बी, जिसका रिजल्ट आता है ए बी कॉस थीटा। इस वेक्टर के अंदर ए क्रॉस बी था, इसका रिजल्ट आता है ए बी साइन थीटा। ठीक है, मैं 2024 के लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ, है ना, उसी के अकॉर्डिंग मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें थी, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे पैरेलल वेक्टर कैसे बनेंगे, परपेंडिकुलर वेक्टर कैसे बनेंगे। ठीक है, परपेंडिकुलर का तो यही था, ए क्रॉस बी के अंदर ही छुपा हुआ था। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अब ये सारे कंसेप्ट जो आपने सीखे थे है ना, उसके बेस पे अपने को मिससेलेनियस सॉल्व करनी पड़ेगी। ठीक है, मैं हो सका तो सारे कंसेप्ट का एक कंबाइंड वीडियो जरूर बनाऊंगा, लेकिन फिलहाल मिससेलेनियस सॉल्व करने की तरफ बढ़ेंगे अपन। एग्जाम्पल से अपने स्टार्ट करेंगे। एग्जाम्पल 26, राइट ऑल द यूनिट वेक्टर्स इन एक्स वाई प्लेन। देखो एक्स वाई प्लेन के अंदर के यूनिट वेक्टर्स आपको लिखने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो एक्स वाई प्लेन क्या होता है, ये अपने एक्स और वाई प्लेन हो गए, ये अपना एक्स और ये वाई। तो एक्स वाई प्लेन के अंदर आपको सारे यूनिट वेक्टर लिखने हैं ना, इसके कौन कौन से यूनिट वेक्टर। तो देखो यूनिट वेक्टर वो होता है जिसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है। मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है। तो ऐसे 1 वाले मैग्नीट्यूड के वेक्टर तो मैं कितने भी बना सकता हूँ ना, तो यहाँ भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, किधर भी हो सकता है, बस उसका मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं इसके पॉइंट्स लिखने की कोशिश करता हूँ तो कैसे दिखते हैं, पहले उसके पॉइंट्स, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कैसे दिखते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। जैसे ये ट्राइंगल बन रहा है अपना, ठीक है, ये ट्राइंगल बन रहा है। इस ट्राइंगल के अंदर अगर ये एंगल आपका थीटा है और ये 1 है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 1 कॉस थीटा, और इसको आप क्या लिख सकते हो, 1 साइन थीटा। आप इसको 1 कॉस थीटा 1 साइन थीटा लिख सकते हो। कैसे लिखो, देखो कॉस थीटा बराबर बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस कितना हो जाएगा, हाइपोटेनियस इंटू कॉस थीटा। ठीक है ना, वैसे ही परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस इंटू साइन थीटा। ठीक है ना, मतलब साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो 1 साइन थीटा आपका क्या हो गया बताओ मुझे, y का कोऑर्डिनेट है, और 1 cos थीटा किसका कोऑर्डिनेट है, x का। यहाँ पर यहाँ आपको मिलेगा 1 cos थीटा यानी खाली cos थीटा, और यहाँ आपको मिलेगा 1 साइन थीटा यानी खाली साइन थीटा। ठीक है, तो y जो है वो साइन थीटा है और x जो है वो cos थीटा है। और बेसिक फॉर्मेट क्या होता है अपने r का, ये होता है एक्स आई प्लस वाई जे। ठीक है, तो अपना r कितना हो जाएगा, देखो बच्चों, cos थीटा ऑफ i प्लस साइन थीटा ऑफ जे। ये अपना वो वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड कितना आता है, 1 आता है, डेट इज यूनिट वेक्टर। इसका यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल के मैं चेक भी करा सकता हूँ आपको। जैसे अंडर रूट ऑफ, कैसे निकालेंगे मैग्नीट्यूड अपन, अंडर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे निकलेगा, है ना। कोफिशिएंट का स्क्वायर करके रूट लेना होता है, तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये 1 आ रहा है। ठीक है, रूट 1 का आंसर 1 ही आता है। तो बिल्कुल ये 100% ये ऑल द यूनिट वेक्टर है, बिल्कुल ये ऑल द यूनिट वेक्टर है जिनका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 होगा, डेट यानी कि वो यूनिट वेक्टर होंगे। और ये कौन से प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में, क्योंकि इसमें एक्स और वाई कोऑर्डिनेट है। यही अगर एक्स जेड प्लेन में होते हैं तो इसमें एक्स और जेड कोऑर्डिनेट होता, वाई जेड प्लेन में होता तो वाई और जेड कोऑर्डिनेट होता। ठीक है ना, इस तरह से अपन इसको डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। एग्जाम्पल 27, इफ आई जे के आई प्लस जे प्लस के, ये दे रखा है आपको, फिर 5 आई प्लस, सॉरी, 1 मिनट, 2 आई प्लस 5 जे, 3 आई प्लस 2 जे माइनस 3 के, और 4 दे रखे आपको, द पोजिशन वैक्टर ऑफ द पॉइंट ए बी सी एंड डी रेस्पेक्टिवली, देन फाइंड द एंगल बिटवीन ए बी सी डी, डिड्यूस द ए बी एंड सी डी आर कोलिनियर। तो इसके अंदर 4 अपने को पॉइंट दे रखे, तो चारों पॉइंट को मैं एक काम करता हूँ, किसी न किसी, ये जाहिर सी बात है किसी न किसी स्क्वायर रेक्टेंगल से जुड़े हो सकते हैं। ठीक है ना, तो मैं इसको वही से अज्यूम कर लेता हूँ। इस तरह से मान लेते हैं अपन। तो 4 जो पॉइंट है वो कुछ ऐसे है कि एक जो पोजीशन वेक्टर है वो आई प्लस जे प्लस के है। ठीक है, उसको अपन ए मान लेते हैं। जो बी पोजीशन वेक्टर है वो आपका 2 आई प्लस 5 जे है, 2 आई प्लस 5 जे, इसको अपन बी मान लेते हैं। जो सी है
वो आपका 3i प्लस 2j माइनस 3k, और जो d है जिसको आप d मान सकते हैं वो है i माइनस 6j माइनस k। चलो सॉल्व कर देते हैं अपन इसको। देखो इसके अंदर करना क्या होगा, अपने को ए बी एक वेक्टर दे रखा है, सी डी एक वेक्टर दे रखा है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, पहले ए बी वेक्टर निकाल देते हैं। ठीक है, और उसके बाद सी डी वेक्टर अपन निकाल देते हैं, फिर दोनों के बीच का एंगल ही तो निकालना है अपने को। तो ए बी वेक्टर कैसे निकलेगा, देखो ए बी वेक्टर कैसे निकलेगा बच्चों, ए और बी के बीच का वेक्टर है, बी माइनस है, तो 2i माइनस आई यानी कि सिंपल आई बचेगा। ठीक है, फिर 5j माइनस जे यानी कि प्लस का 4j बचेगा। फिर इसके पास 0k है, इसके पास k है, तो माइनस का k भी यहाँ पर बचेगा। तो ये अपना ए बी वेक्टर हो जाएगा। फिर सी डी वेक्टर क्या होगा, तो देखो डी माइनस सी करेंगे तो आई माइनस थ्री। ठीक है, सी डी डी माइनस सी करेंगे तो आई माइनस थ्री डेट इज माइनस का 2i। फिर माइनस सिक्स माइनस टू दैट इज माइनस का 8j। फिर माइनस वन प्लस थ्री, माइनस वन प्लस थ्री दैट इज प्लस का 2k। तो ये अपने को ए बी और सी डी वेक्टर तो मिल चुका है। अब अगर आपको इसके बीच का एंगल निकालना है तो ये अपन डॉट प्रोडक्ट से निकाल सकते हैं। डॉट प्रोडक्ट से कैसे निकाल सकते हैं, कि दो वेक्टर के बीच का एंगल जो होता है वो कॉस थीटा से निकाला जाता है, जिसका बेसिक फॉर्मूला है ए बी डॉट सी डी डिवाइडेड बाय ए बी का मैग्नीट्यूड और सी डी का मैग्नीट्यूड। यही करना पड़ता है आपको। तो आप बारी बारी से इनके मैग्नीट्यूड निकाल दो या डायरेक्ट ही फॉर्मूले में रख दो, यही पे डायरेक्ट यूज़ कर रहा हूँ मैं तो ए बी डॉट सी डी यानी कि आई प्लस 4j माइनस के का डॉट करेंगे अपन माइनस 2i माइनस 8j प्लस 2k के साथ डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एक वेक्टर तो अपने को जो दिख रहा है वो अपन लिख रहे हैं 1 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। एक और दूसरा जो वेक्टर है वो 2 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर सॉल्व करते हैं इसको। तो कॉस थीटा आपको मिलेगा बराबर, तो देखो -2 × 1 यानी कि -2। फिर उसके बाद में -8 × 4, 8 4 जा 8 चौक 32 यानी कि माइनस का 32, और 2 और 1 माइनस का 2 आ रहा है, तो पूरा ही आंसर नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, नीचे आपका आएगा देखो 4 का स्क्वायर 16 17 और 18, तो √18 आ रहा है इधर तो, और इधर कितना आएगा, तो 8 का स्क्वायर 64 64 और 8 यानी कि 72 72 आपको मिल रहा है। ठीक है, तो ऊपर तो आपको 32 और 4 36 मिल रहा है माइनस का, और नीचे अगर आप देखोगे तो रूट के अंदर 18 को 9 × 2 लिख सकते हैं अपन। ठीक है, और 72 जो है उसको अपन 8 × 9 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ बाहर आता हुआ दिख रहा है मुझे, -36/9 बाहर आ जाएगा। ठीक है, और 8 दूनी 16 यानी कि 4 बाहर आ जाएगा, 9 चौक 36, तो ये भी -36/36 आ रहा है। ठीक, तो उसको काटेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा, तो कॉस थीटा अगर माइनस का 1 आ रहा है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, ये अपना एंगल है। थीटा अगर निकालना है तो कॉस इनवर्स ऑफ -1 करना पड़ेगा। देखो बच्चों, कॉस की वैल्यू -1 होती है 180 डिग्री पे, तो थीटा आपका 180 डिग्री या फिर पाई आप लिख सकते हो, ये आपका आंसर है। इसके अलावा ये भी पूछ रहा था कि ए बी और सी डी जो है वो कोलिनियर है, यानी ए बी और सी डी कोलिनियर है, ये आपको शो करना है। तो यस, दे आर कोलिनियर, दे आर कोलिनियर। कोलिनियर की शर्त क्या होती है, कोलिनियर की शर्त ये होती है कि उनके बीच का एंगल 0 या फिर 180 डिग्री होना चाहिए। तो 0 या 180 है बिल्कुल, दे आर पैरेलल टू ईच अदर, दे आर पैरेलल। अगर ये पैरेलल है
तो ये वाकई में एंटी पैरेलल भी बोल सकते हो आप, क्योंकि अपोजिट है जस्ट। पर खैर जो भी है, कुल मिला के ये पैरेलल है और इसलिए दे आर कॉलिनियर, तो ये कॉलिनियर भी होंगे। क्लियर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं अपन। एग्जाम्पल 28। ए बी और सी तीन वेक्टर्स है बच्चों, जिनका मैग्नीट्यूड आपको दे रखा है। ए आपको 3 दे रखा है, बी आपको 4 दे रखा है और सी आपको 5 दे रखा है। एंड ईच ऑफ देम बीइंग परपेंडिकुलर टू द सम ऑफ द अदर टू। और हर एक जो है वो अदर टू के मतलब बाकी दूसरे के सम के क्या है, परपेंडिकुलर है। बाकी दूसरे के सम के परपेंडिकुलर है, जैसे ए है ना। तो ए जो वेक्टर है वो परपेंडिकुलर है बी प्लस सी के, ये वो कहना चाह रहा है। ठीक है ना। अब तो इसका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा बच्चों, 0 आएगा। दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आता है, हमेशा 0, क्योंकि cos 90 0 होता है। ठीक है। तो हम डॉट प्रोडक्ट का ही खेल खेलेंगे यहाँ पे। तो ए डॉट बी प्लस सी 0 आ जाएगा। वैसे ही अगर मैं बी को डॉट करूँगा तो वो मैं करूँगा ए और सी के साथ, और वो भी अपना क्या आएगा, 0 आएगा। वैसे ही मैं अगर सी को डॉट करूँगा ए और बी के साथ, वो भी अपना 0 आएगा। तो ये तो कंडीशन अपने को दे रखी है। फिर हमको निकालना क्या है, ए प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो क्या करेंगे अपन, देखो मेरी बात सुनो। इसको सेकंड मान लो, मल्टीप्लाई विद द सेम, इसको इसी से मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई विद द सेम, इसी से इसको मल्टीप्लाई आप कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। हमको ए बी सी गिवन है वैसे भी। तो ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर को आप मल्टीप्लाई यानी कि डॉट कर दीजिए ए प्लस बी प्लस सी से ही। क्या आने वाला है देखो, ए से मल्टीप्लाई करेगा तो ए स्क्वायर आएगा, है ना। पहले कंसेप्ट क्लियर कर चुका हूँ मैं। ठीक है। ए बी से करेगा तो ए डॉट बी आएगा। ठीक है। वैसे ही अगर ए सी से करेगा तो ए डॉट सी आएगा। ठीक। और यहाँ पे मेरा शायद फोटो आ रहा होगा, यहाँ लिख देता हूँ मैं, प्लस। फिर जब बी ए से करेगा तो बी डॉट ए आएगा। फिर जब बी बी से करेगा तो बी स्क्वायर आएगा। फिर जब बी सी से करेगा तो बी डॉट सी आएगा। वैसे ही जब सी ए से करेगा तो सी डॉट ए, सी बी से करेगा तो सी डॉट बी, और सी जो है वो सी से करेगा तो सी स्क्वायर यहाँ पर आपको मिल जाएगा। अब इधर तो आपको देखो ए प्लस बी प्लस सी का वेक्टर का स्क्वायर मिल रहा है, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड में चला गया है वो। और इधर आपको क्या मिल रहा है, ए स्क्वायर मिल रहा है, एक बी स्क्वायर मिल रहा है और एक सी स्क्वायर तो मिल रहा है। लेकिन उसके अलावा आपको ए बी ए सी ऐसे बहुत सारी चीज़ें मिल रही है। तो देखो यहाँ पर मैं अगर ये फर्स्ट वाले सेक्शन से अगर ए कॉमन लेता हूँ तो मुझे बी प्लस सी मिलेगा। ए वेक्टर कॉमन लेता हूँ तो मुझे बी प्लस सी मिलेगा। वैसे ही सेकंड वाले सेक्शन से अगर मैं बी कॉमन लेता हूँ तो मुझे ए प्लस सी मिलेगा। बी कॉमन लेता हूँ तो मुझे ए प्लस सी मिलेगा। और थर्ड वाले सेक्शन में अगर मैं सी कॉमन लेता हूँ यहाँ पर तो मुझे ए प्लस बी मिल रहा है। ए प्लस बी मुझे यहाँ पर कॉमन मिल रहा है, जो कि अपने को गिवन है 0, मतलब ये तीनों अपने को 0 गिवन है। ठीक है। और ए और बी और सी अपने को ऑलरेडी गिवन है 3 4 एंड 5। तो ए तो अपना 3 का स्क्वायर है, बी अपना 4 का स्क्वायर है और सी अपने 5 का स्क्वायर है, और बाकी तीनों 0 है। तो यहाँ से देख लीजिए 9 16 और 25। ठीक है। तो 25 25 50, तो ये आपका 50 आ जाएगा। और ये ए प्लस बी प्लस सी के वेक्टर का स्क्वायर है। ठीक है ना। तो स्क्वायर मैग्नीट्यूड ही होता है बच्चों। तो आप टेक रूट, आप दोनों साइड रूट ले लो। तो रूट लोगे तो ए प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड आ जाएगा आपका √50, यानी कि 25 को लिख सकते हो आप इसको, 5√2 भी आप इसको लिख सकते हो, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल 29। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 वेक्टर्स है ए बी सी जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो आपको ये एवेल्यूएट करना है कि म्यू म्यू जो ये क्वांटिटी है, ठीक है, वो कितनी होगी अगर ए बी सी की वैल्यू आपको दे। तो इस बार भी आपको ए बी और सी आपको गिवन है और इस क्वांटिटी को निकालना, तो वही है, साफ बात है। ए प्लस बी प्लस सी, ये जो वेक्टर है आपको 0 दे रखा है। ठीक है। तो इसको आप फर्स्ट मान लीजिए और आप इसको मल्टीप्लाई विद द सेम, इसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए।
विद द सेम, दोनों साइड है एल एच एस आर एच एस। जब इसी से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, देखो ए प्लस बी प्लस सी को जब आप ए प्लस बी प्लस सी से ही मल्टीप्लाई करोगे तो उधर जीरो भी जीरो से मल्टीप्लाई होगा, है ना, मतलब वेक्टर की बात कर रहा हूँ मैं, तो वो जीरो वेक्टर ही आएगा, उससे आप उससे जीरो वेक्टर मतलब जीरो ही आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है, डेट इज जीरो। अब यहाँ पे चेक कर लेंगे अपन, देखो ए से मल्टीप्लाई होगा तो ए स्क्वायर आएगा, सभी को क्लियर है। फिर जब ए बी से मल्टीप्लाई होगा तो ए डॉट बी आएगा, फिर ए सी से होगा तो ए डॉट सी आएगा, वैसे ही बी जो है वो ए से होगा तो बी डॉट ए आएगा, फिर बी से होगा तो बी स्क्वायर, फिर बी जब सी से होगा तो बी डॉट सी आएगा, फिर सी जो है वो ए से होगा तो सी डॉट ए आएगा, फिर ये सी डॉट बी आएगा, और फिर सी स्क्वायर आ जाएगा, और ये सब बराबर किसके, जीरो। तो यहाँ पे अपन उसको सेपरेट करेंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर तो हमको सीधा दिख रहा है, देखो। लेकिन जो बाकी बचा है ना उसको थोड़ा देखना, बी डॉट ए को आप ए डॉट बी लिख सकते हो, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, ए डॉट सी इसको सी डॉट ए लिखो, ठीक है। देखो ए डॉट बी और बी डॉट ए को भी आप क्या लिख सकते हो, ए डॉट बी लिख सकते हो। वैसे ही यहाँ पर ए डॉट सी है, इसको आप सी डॉट ए लिख सकते हो, सी डॉट ए एक ही बात है, मतलब उल्टा सीधा से बराबर ही होता है। आप ए डॉट बी को बी डॉट ए लिख सकते हो, ठीक है ना, ए डॉट सी को आप सी डॉट ए लिख सकते हो, ठीक है ना। कम्यूटेटिव का जो लॉ होता है ये एप्लीकेबल है, पूरी तरह से एप्लीकेबल है डॉट प्रोडक्ट में, तो उसको आपने सी डॉट ए लिख दिया। फिर बी डॉट सी जो है इसको तो आप बी डॉट सी रहने दीजिए, और सी डॉट ए यहाँ पे एक और है उसको भी रहने दीजिए। फिर जो बी सी डॉट बी है इसको भी आप बी डॉट सी लिख सकते हो, और ये सब जीरो के बराबर है। तो यहाँ पे अपन थोड़ा ध्यान देंगे, तो देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर में प्लस में ए डॉट बी यानी कि ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी, ठीक है, प्लस ये आपका ट्वाइस ऑफ बी डॉट सी, अब मैं अरेंज करके लिख रहा हूँ उसको, प्लस ट्वाइस ऑफ सी डॉट ए भी दो बार है यहाँ पर, ठीक है, ये जीरो के बराबर आ जाएगा। अब आप क्या करोगे, यहाँ से देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर को उस तरफ भेज दो, और यहाँ से टू कॉमन ले लो, टू कॉमन लिया तो ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, और उधर आपने क्या भेज दिया, माइनस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर, तीनों को उधर भेज दिया। तो अब यहाँ पे देखो ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, ये बराबर है आपके माइनस का ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर इज व्हाट, ए जो है वो थ्री है तो माइनस का थ्री स्क्वायर, माइनस बी जो है वो फोर है तो फोर स्क्वायर, एंड सी आपका टू है, तो सी आपका टू है तो टू का स्क्वायर लिखेंगे आप, टू का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ से ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए कितना आने वाला है, देखो तीन का स्क्वायर नौ, ठीक है, चार का स्क्वायर सोलह, सोलह नौ पच्चीस और चार 29, यानी कि माइनस का 29 बाय ये दो डिवाइड में आ जाएगा। क्वेश्चन में हमको बोला स्टार्टिंग में हमको इसको म्यू मानना है, तो इसको म्यू मान लेते हैं। तो म्यू बराबर कितना आ गया आपका, -29/2, ये आपका आंसर, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आवे इस तरह से सॉल्व करना रहेगा आपका, थोड़ा एक्सपेंड करके उसको सॉल्व कर दीजिए, तीन वेक्टर आपको दिखे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ विद रेफरेंस टू राइट हैंडेड सिस्टम ऑफ म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स आई जे एंड के, अल्फा बीटा आपको दे रखा है, देन एक्सप्रेस बीटा इन द फॉर्म ऑफ बीटा बराबर बीटा वन प्लस बीटा टू, और बीटा वन इज पैरेलल टू अल्फा एंड बीटा टू इज परपेंडिकुलर टू अल्फा। देखो यहाँ पर बीटा वन जो है वो अल्फा के पैरेलल है और बीटा टू अल्फा के परपेंडिकुलर है, तो अल्फा के पैरेलल भी हजारों वेक्टर हो सकता है, अल्फा के परपेंडिकुलर भी हजारों वेक्टर हो सकता है, यानी कंडीशन इसी को मान के अपने को सॉल्व करना पड़ेगा कि बीटा जो है वो बीटा वन प्लस बीटा टू है। तो आप एक अज्यूमशन ले लो कि जो बीटा वन है वो क्योंकि पैरेलल वेक्टर है, पैरेलल टू अल्फा, अल्फा वेक्टर के वो पैरेलल है, बीटा वन वेक्टर की बात कर रहा हूँ ना मैं, सब वेक्टर में चल रहा है, वो अल्फा के पैरेलल है। तो आप अल्फा के पैरेलल वेक्टर को लैम्बडा लैम्बडा इंटू अल्फा लिख सकते हो, ठीक है, लैम्बडा इंटू अल्फा आप इसको लिख सकते हो। कोई भी जो पैरेलल वेक्टर होता है उसमें स्केलर कंपोनेंट कॉमन ही होता है, ठीक है, आराम से कॉमन निकाल सकते हो। तो आप इसको लैम्बडा और अल्फा वेक्टर आपका है 3i-j, तो ये आपका कितना हो जाएगा, बीटा वन आपका हो जाएगा 3 लैम्बडा आई
माइनस लैम्बडा जे, इसको आप फर्स्ट मान के छोड़ दीजिए। ठीक है, तो बीटा वन तो आपको आइडिया हो चुका है। अब बीटा टू आपका कितना होगा, तो देखो ये अपन इसी कंडीशन से लेंगे, क्योंकि बीटा जो है वो बीटा वन प्लस बीटा टू के बराबर है। तो बीटा टू मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ, कितना आ जाएगा, देखो बीटा टू आ जाएगा बीटा माइनस बीटा वन, बीटा माइनस बीटा वन। जब बीटा कितना है, बीटा है 2i प्लस जे माइनस 3k, और जो बीटा वन है वो है 3 लैम्बडा आई माइनस लैम्बडा जे। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा, देखो 2 - 3 लैम्बडा, 2 - 3 लैम्बडा ऑफ आई, और जे तो है ही नहीं इसके अंदर, हाँ है सॉरी, 1 माइनस माइनस प्लस 1 प्लस लैम्बडा ऑफ जे, 1 प्लस लैम्बडा ऑफ जे, और थर्ड वन इज -3k, -3k, एंड दैट इज द बीटा टू। ठीक है, अब बीटा टू जो है और बीटा वन जो है दोनों ही एक तरह से वेरिएबल है, तो लैम्बडा अननोन है, जो मल्टीपल आंसर होने के चांसेस को शो कर रहे हैं। परंतु इसने बोला है कि बीटा टू इज परपेंडिकुलर टू अल्फा, तो बीटा टू जो है वो अल्फा के परपेंडिकुलर है। तो इफ बीटा टू वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू अल्फा, अगर बीटा टू अल्फा के परपेंडिकुलर है तो बीटा टू का डॉट प्रोडक्ट जो होगा अल्फा के साथ वो कितना आएगा, 0 आएगा। डॉट प्रोडक्ट में परपेंडिकुलर में 0 आंसर आता है, दो वेक्टर का परपेंडिकुलर का शो करने का यही तरीका होता है। तो देखो बीटा टू और अल्फा को आप परपेंडिकुलर ले लो, यानी कि 2 - 3 लैम्बडा ऑफ आई प्लस 1 प्लस लैम्बडा ऑफ जे -3k को आप डॉट कर दो इसके साथ, अल्फा के साथ। अल्फा क्या है आपका, अल्फा है 3i माइनस जे, 3i माइनस जे, और ये आंसर आपका 0 आएगा। तो सिंपल 2 - 3 लैम्बडा को तो आप 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, क्योंकि आई को आई से करना होता है, जे को जे से करना होता है। तो 1 प्लस लैम्बडा को आप -1 से कर दोगे, और के यहाँ पर नहीं है तो के वाला पार्ट 0 हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर दीजिए, 3 × 2 = 6। ठीक है, 3 × 2 = 6 और 3 × 3 = 9 लैम्बडा, प्लस प्लस नहीं माइनस आ जाएगा, -1 माइनस लैम्बडा इजिकल्स टू 0। तो 9 - 1 यानी कि 10 लैम्बडा माइनस का। ठीक है, और ये 6 में से एक गया तो 5 बचेगा प्लस का। ठीक है, तो लैम्बडा तो मुझे दिख गया है 5/10 आ जाएगा। ठीक है, नहीं कि 1/2। तो लैम्बडा तो आपका 1/2 आ चुका है। अब अगर आपको वेक्टर लिखने हैं तो आप वेक्टर लिख सकते हो, बाकी लैम्बडा तो नॉन हो चुका है। तो चलिए अपन वेक्टर भी लिख ही देते हैं। ठीक है, तो अपना जो बीटा वन था ये इसको अपने फर्स्ट माना था, और बीटा टू को अपन सेकंड मान लेते हैं। तो बीटा वन जो था अपना वो अपना हो जाएगा 3 लैम्बडा आई माइनस लैम्बडा जे, ये था अपना 3 लैम्बडा आई माइनस लैम्बडा जे। तो लैम्बडा 1/2 है, तो 3/2i माइनस 1/2j, दैट इज बीटा वन। एंड वेक्टर है ना, एंड बीटा टू कितना होगा, तो बीटा टू इज दैट कि ये लंबा चौड़ा है 2 - 3 लैम्बडा ऑफ आई, तो 2 - 3/2 ऑफ आई, एंड प्लस 1/लैम्बडा यानी कि प्लस 1 प्लस 1/2 ऑफ जे, एंड -3k। तो कितना हो जाएगा सॉल्व करने पर। ठीक है, 2 2 4, 4 में से तो 1/2 ऑफ आई, इधर से 1 + 1 3/2, तो 3/2 ऑफ जे -3k। ठीक है, ये अपना बीटा वन और बीटा टू आ जाएगा, जो कि एक्चुअल में जोड़ने पर बीटा के बराबर बिल्कुल आएगा, क्योंकि कंडीशन अपन ने वही लिया। ठीक है, तो वेरीफाई हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बीटा बराबर बीटा वन प्लस बीटा टू। ठीक है, हमको तो बीटा वन बीटा टू निकालना था, हमने निकाल दिया। क्लियर बच्चों, तो इसी के साथ में अब मिससेलेनियस की तरफ बढ़ने वाले हम। एक्सरसाइज की बात कर रहा हूँ मैं, इस पार्ट के अंदर भी एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन हम जरूर सॉल्व करेंगे, क्योंकि एक्सरसाइज में ज़्यादा क्वेश्चन थे, तो इसको 2 पार्ट में लिया है मैंने, ज़्यादा लंबे छोटे पार्ट्स नहीं बनाए हैं। राइट डाउन द यूनिट वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो देखो कैसे करोगे आप इसको, जो ये बोल रहा है अपन वही कर लेते हैं। ये बोल रहा है एक्स वाई प्लेन है, तो मैं एक्स वाई प्लेन बना लेता हूँ, और वेक्टर एक यूनिट वेक्टर बनाता हूँ ना, यूनिट वेक्टर, ये मेरा यूनिट वेक्टर है, 30 डिग्री बना रहा है विद द एक्स एक्सिस ये। ठीक है, तो ये अपना एंगल 30 डिग्री है, और ये मेरा यूनिट वेक्टर यानी 1 है। तो मुझे बताओ इसके कंपोनेंट क्या मिलेंगे आपको। देखो यहाँ से अगर मैं इसके इसके
कंपोनेंट लेता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, ये मिलेगा 1 cos 30 यानी सिंपल cos 30 डिग्री, है ना। और परपेंडिकुलर क्या मिलेगा मुझे, यहाँ से परपेंडिकुलर यहाँ पे चला जाएगा, परपेंडिकुलर मुझे मिलेगा 1 sin 30 यानी साइन ऑफ 30 डिग्री। ठीक है, तो मुझे एक्स कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा, cos 30 डिग्री, और cos 30 इज बेसिकली व्हाट, √3/2। जबकि मुझे y कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा, sin 30 डिग्री, एंड sin 30 डिग्री इज 1/2। तो मुझे पता है कि r वेक्टर कैसे लिखा जाता है, xi प्लस वाई जे। तो यहाँ पे मेरा r वेक्टर कितना आ जाएगा, ठीक है, 30 डिग्री विद द पॉजिटिव, सही है। तो √3/2 ऑफ i प्लस 1/2 ऑफ j, ये अपन ने यूनिट वेक्टर लिख दिया है। ये वो यूनिट वेक्टर है जो एक्स वाई प्लेन में है और 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है ना, कोई सी बड़ी बात नहीं इसके अंदर, यही इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। फाइंड द स्केलर कंपोनेंट एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस। देखो पहली बात तो 2 पॉइंट है, तो 2 पॉइंट का जो वेक्टर होता है वो कैसे बनता है, जैसे यहाँ पे मेरा पी क्यू वैक्टर कैसे बनेगा, वो होगा x2 माइनस x1 ऑफ i प्लस y2 माइनस y1 ऑफ j प्लस z2 माइनस z1 ऑफ k कैप। ठीक है, कैप लग रहा है सब पे, मेरे मुंह से निकलता नहीं है बट कैप है। तो इसके स्केलर कंपोनेंट, देखो स्केलर कंपोनेंट तो जग जाहिर है, जो सामने आपको मैग्नीट्यूड दिख रहा है वही आपका स्केलर कंपोनेंट है, दैट इज x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1। ठीक है, ये आपका स्केलर कंपोनेंट हो गया। फिर आगे ये पूछ रहा है मैग्नीट्यूड, तो देखो मैग्नीट्यूड तो यार एक ही तरीका है निकालने का, ठीक है, वो है अंडर रूट ऑफ, अंडर लंबा सा लिख रहा हूँ क्योंकि लंबा सा बनने वाला है। यहाँ पे x2 माइनस x1 का स्क्वायर, कोफिशिएंट का स्क्वायर करना होता है, y2 माइनस y1 का स्क्वायर और z2 माइनस z1 का स्क्वायर। ठीक है, अब आगे की बात करूँ तो मैं, मुझे लगता नहीं है सॉल्व होगा, ठीक है ना, बस यही अपना आंसर है, इसके आगे आप क्या सॉल्व करोगे। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। अ गर्ल वॉक्स 4 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट, देखो डायरेक्शन सेंस ले लेते हैं आप, डायरेक्शन सेंस आपको जरूर लेना पड़ेगा इस क्वेश्चन के लिए। देखो इधर ये ईस्ट डायरेक्शन है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। ठीक है, अब क्वेश्चन की तरफ अपन चलते हैं। ये बोल रहा है कि जो गर्ल है वो वॉक कर रही है 4 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट, तो वो वेस्ट की तरफ 4 किलोमीटर चल रही है, इस तरह से देखो आप, ये वेस्ट की तरफ 4 किलोमीटर चली। ठीक है, उसके बाद में देन शी वॉक्स 3 किलोमीटर इन डायरेक्शन ऑफ 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, यानी कि नॉर्थ से ईस्ट की तरफ 30 डिग्री। बच्चों मैंने पहले भी कई बार समझाया है कि जब भी इसे डायरेक्शन की बात करेगा तो हमेशा जो ईस्ट ऑफ नॉर्थ, जो सेकंड नंबर पे होता है ना नॉर्थ, उससे डायरेक्शन दी जाती है। तो नॉर्थ से 30 डिग्री का एंगल आपको बनाना है। ठीक है, ये आपकी नॉर्थ है, इसे 30 डिग्री का एंगल बनाना है, किस तरफ, ईस्ट की तरफ। तो नॉर्थ से 30 डिग्री ईस्ट की तरफ मैंने ये एंगल बना दिया। ठीक है, और मैग्नीट्यूड थोड़ा सा कम लिया मैंने 3। ठीक, फिर उसके बाद में एंड स्टॉप, बस रुक गई है वहाँ जाके। डिटरमाइन द गर्ल्स डिस्प्लेसमेंट आपको निकालना है, तो देखो डिस्प्लेसमेंट इसका ये हो रहा है, ये इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ठीक है, अभी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि पाथ कौन सा था उसका, ये पाथ था। ठीक है, ये 4 है और ये 3 है। ठीक है, और ये जो एंगल है ना, यहाँ पर, यहाँ पर जो एंगल बन रहा है ये 30 डिग्री है। ठीक है, तो ये एंगल अगर 30 है तो आप गैस कर सकते हो कि ये एंगल कितना होगा, है ना, ये एंगल भी आप निकाल सकते हो। और ये एंगल अपने आप ही मेरे दिमाग में गैस हो चुका है। ठीक है, तो अब अलग अलग एंगल्स को क्या कर सकते हो, दिमाग में एक आइडिया ले सकते हो। 3 4, 1 मिनट है, नहीं नहीं नहीं, ये एंगल आपको नहीं मिलेगा, सॉरी, मुझे लगा वो 90 डिग्री है, 3 4 देखते हैं 90 डिग्री दिमाग में आता है। ठीक है, चलो 2 वेक्टर अपने को जरूर दिख रहे हैं बेटा, इसको ओ मान लेते हैं, इसको या फिर इसको एक काम करते हैं, ए बी सी मान लेते हैं, ये ए, ये बी और ये अपना सी। तो देखो अपने 2 रूट अपन ने लिए हैं, एक तो ए बी का रूट है, ठीक है, और एक अपना कौन सा रूट है, बी सी का है। तो ए बी का जो रूट है वो 4 है। ठीक है, और डायरेक्शन सेंस अपन ले लेते हैं, देखो इस ईस्ट की डायरेक्शन को आई कैप, वेस्ट की डायरेक्शन को माइनस आई कैप, नॉर्थ को जे कैप और साउथ को माइनस जे कैप। जो मैं बता रहा हूँ वो थोड़ा अजीब सा है बट ये काफ़ी इजी मेथड है इसको सॉल्व करने का। ठीक है, क्योंकि हमको क्या डिस्प्लेसमेंट निकालना है, और डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो हमेशा क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल होता है, तो हमको क्या फाइनल और इनिशियल वेक्टर निकालना पड़ेगा। तो इनिशियल वेक्टर आपका ए बी है, इनिशियल वेक्टर आपका ए बी है, ए से बी की तरफ, और फाइनल वेक्टर आपका बी सी है। ठीक है ना, तो ये आपको करना पड़ेगा, तो आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यानी कि डिस्प्लेसमेंट निकल के आ जाएगा।
तो इनिशियल वेक्टर आपका ए बी है, तो वो किस तरफ है, वो आपका माइनस आई की तरफ है, तो ए बी वैक्टर आपका हो जाएगा -4i। ठीक है, -4i है ना, 4 इसका मैग्नीट्यूड है और आई -i इसकी डायरेक्शन है। वैसे ही अगर आपको बी सी वैक्टर निकालना है, तो बी सी वैक्टर ऊपर कहीं जा रहा है, अगर ये एंगल 30 है तो ये एंगल 60 डिग्री होगा, तो बी सी वैक्टर कैसे निकलेगा, देखो ये ना, इसको यहाँ पे बना के दिखाता हूँ मैं। इस तरह से आपका वेक्टर है, ये एंगल 60 है, ये आपका 3 है, तो यहाँ पे दो चीज़ आपको मिलेगी, एक तो आपको बेस मिलेगा जो कि होगा 3 cos 60, और एक आपको परपेंडिकुलर मिलेगा जो होगा 3 sin 60। तो 3 sin 60 आपका y पे आ जाएगा और 3 cos 60 आपका x पे आ जाएगा। कोऑर्डिनेट की बात करूँ अगर सिस्टम पे लेते हैं कोऑर्डिनेट पे, तो ये आपको मिलेगा। 3 cos 60 की जो डायरेक्शन है वो ये है, यानी कि +i है, और 3 sin 60 की जो डायरेक्शन है वो अपवर्ड है, यानी कि +y है। तो बी सी जो वेक्टर मुझे मिल रहा है वो मुझे मिल रहा है 3 cos 60 का आई कैप प्लस 3 sin 60 का जे कैप। यानी कि अगर मैं इसको cos 60 की वैल्यू अगर पुट कर दूं, तो cos 60 इज बेसिकली 1/2, तो 3/2 ऑफ आई कैप, और sin 60 इज √3/2, तो 3√3/2 ऑफ जे कैप, है ना। ये मेरा इनिशियल और ये मेरा फाइनल वेक्टर आपको मिल चुका है। अब डिस्प्लेसमेंट जो वेक्टर जो होता है वो फाइनल माइनस इनिशियल वेक्टर होता है। ठीक है, तो आप फाइनल इनिशियल कर दीजिए, यानी कि बी सी वैक्टर माइनस ए बी वैक्टर। तो बी सी वैक्टर इज व्हाट, बी सी इज 3/2i प्लस 3√3 प्लस 3√3/2 जे। ये अपना पूरा बी सी वैक्टर है, को माइनस कर दीजिए ए बी यानी इनिशियल से, तो -4i। ठीक है, तो देखो 3/2i माइनस माइनस प्लस 3/2 +4 हो रहा है, 1 मिनट, प्लस नहीं होना चाहिए था। अच्छा, ए से बी और ए से सी अपने को जानने के लिए पूछ रहा है बच्चों। यार डिस्प्लेसमेंट बी सी वैक्टर है ना, मैंने मिस्टेक कर दी है, डिस्प्लेसमेंट इज बी सी वैक्टर, मैंने बी सी को फाइनल में लिख दिया है। यहाँ पे थोड़ा चेंज करेंगे हम इसको। ठीक है, इसको थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, फॉर्मूला तो सही है। देखो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, जैसे कि यहाँ से ये ए बी और ये ए सी, तो बी सी जो है ना वो डिस्प्लेसमेंट है ना, ए बी और ए सी दो वेक्टर होते हैं, ये डिस्प्लेसमेंट होता है, ये जो दोनों के बीच में चलता है। ठीक है, ये अपना इनिशियल होता है और ये अपना फाइनल होता है। ठीक है, तो फाइनल माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट होता है, यहाँ भी यही गलती करी मैंने। तो डिस्प्लेसमेंट जो है आपका वो बी सी है, डिस्प्लेसमेंट आपका बी सी है, यहाँ पे करेक्ट कर देते हैं इसको। डिस्प्लेसमेंट इज बी सी वैक्टर, और फाइनल जो है वो आपका ए सी वैक्टर है, और इनिशियल जो है वो आपका ए बी वैक्टर है। ठीक है ना, ये आपका निकलेगा। तो बी सी वैक्टर बराबर आपका हो जाएगा, यहाँ पे देख लेते हैं अपन। देखो बी सी वैक्टर बराबर हो जाएगा आपका ए सी माइनस ए बी, ए सी माइनस ए बी। तो यहाँ से हमको हमको क्या निकालना है, हमको ए सी ये वेक्टर निकालना है। तो ए सी वेक्टर कितना हो जाएगा, ए सी वेक्टर हो जाएगा, ए सी को दे रखे तो बी सी प्लस प्लस ए बी। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये बी सी तो आपने सही लिखा, प्लस हो जाएगा ए बी से। ठीक है, तो 3/2 माइनस का 4 ऑफ आई कैप प्लस 3√3/2 ऑफ जे कैप, ये आपको मिलेगा। तो ए सी वैक्टर आपको अल्टीमेटली क्या मिलेगा, तो 4 दूनी 8, 8 में से 3 गया तो 5, यानी कि -5/2 ऑफ आई कैप प्लस 3√3/2 ऑफ जे कैप, ये अपना ए सी वैक्टर हो जाएगा। ठीक है ना, ये अपना ए सी वैक्टर हो जाएगा। इस तरह से आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो आप फाइनल माइनस इनिशियल करके निकाल सकते हो, लेकिन फाइनल इनिशियल कौन होगा ये आपको ध्यान रखना है ना। जैसे ये ओ ए है, ये ओ बी है, अगर आप बी से ए जा रहे हो दैट इज बी ए वैक्टर, तो वो होगा बी ए वैक्टर क्या होगा इस केस में, बी ए वैक्टर होगा ओ ए वैक्टर, ओ ए इज फाइनल माइनस ओ बी वैक्टर, है ना। प्योर कंसेप्ट है, आप कंसेप्ट यूज करके आराम से कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, उसका घुमा के भी क्वेश्चन आ जाए तो भी आप कर सकते हो, है ना। ये इसका कंसेप्ट है, किसी क्वेश्चन को रखने की जरूरत नहीं है। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। इफ ए इज इक्वल्स टू बी प्लस सी, देन इट इज ट्रू दैट
ए इजिकल्स टू बी प्लस सी, जस्टिफाई योर आंसर। देखो बच्चों, ए इजिकल्स टू बी प्लस सी आपको दे रखा है, तो जो दे रखा है वो आप लिख दीजिए, ए बराबर बी प्लस सी। अब आप क्या करो, इसका स्क्वायर कर दो, ठीक है, ये पे सॉल्व कर देते हैं इसको अपन। तो ए वेक्टर का स्क्वायर और इधर से बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। हमको ये प्रूव करना है कि ये हर बार होता है क्या। तो देखो, ए वेक्टर का स्क्वायर इज बेसिकली ए स्क्वायर, ए वेक्टर का स्क्वायर ए स्क्वायर होता है, आपको बता रखा है। फिर बी वेक्टर का स्क्वायर दैट इज बी स्क्वायर एंड सी वेक्टर का सी स्क्वायर होता है, ठीक है, ये आपकी कंडीशन में होता है। और प्लस 2bc भी आपको मिलेगा डॉट के अंदर, है ना, बी डॉट सी। तो इसको अगर आप ओपन करोगे तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc कॉस थीटा। तो स्क्वायर में तो इस कंडीशन को आप फॉलो कर सकते हो स्क्वायर में, हालांकि ये सिंगल फंक्शन में पूछ रहा है। तो इसी के अंदर आप एक काम करो, थीटा को अगर आप, है ना, थीटा को अगर आप 0 डिग्री एज्यूम कर लेते हो, ठीक है, तो यहाँ पे कॉस 0 कितना होता है, 1 होता है। तो ए स्क्वायर बराबर क्या मिलेगा आपको, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, क्योंकि कॉस 0 आपका 1 हो जाएगा। तो आप अगर इसको तो ए स्क्वायर लिख रहे हो, इसको आप है ना बी प्लस सी का होल स्क्वायर लिख सकते हो। यहाँ पे रूट लोगे तो ए बराबर क्या मिल जाएगा आपको, बी प्लस सी, जो कि इसकी मैग्नीट्यूड फॉर्म है। तो ये जस्टिफाई तो हो रहा है, बट ये सिर्फ एक कंडीशन पे हो रहा है। वो कंडीशन क्या है, ये कंडीशन है कंडीशन ऑफ थीटा इजिकल्स टू 0 डिग्री। अब इसने क्वेश्चन में अपने को कंडीशन इसने दी नहीं है, क्वेश्चन ने बोला है कि ए जो है वो बी प्लस सी है। तो क्या ये ट्रू है कि वो ए बराबर बी प्लस सी के मैग्नीट्यूड में बराबर होगा, ठीक है ना। तो इसका जवाब है कि ये हमेशा तो नहीं होगा, नॉट ऑलवेज, नॉट ऑलवेज, हमेशा तो नहीं होगा, बट मे बी पॉसिबल एट थीटा इजिकल्स टू 0 डिग्री, ठीक है ना। और ये अपन फिजिकली भी वेरीफाई कर सकते हैं। देखो मैं आपको फिजिकली समझाता हूँ, जैसे ए से बी, ठीक है, एक दूसरा वेक्टर ये मान लो और एक तीसरा वेक्टर आप ये मान लो, ठीक है, 3 वेक्टर मैंने आपके सामने बनाए हैं। तो ये मेरा बी वेक्टर, ये अपना सी वेक्टर और ये अपना ए वेक्टर। तो ये सब पॉसिबल है कि ए वेक्टर बी वेक्टर प्लस सी के बराबर हो, बिल्कुल हो सकता है। देखो ये ए, ये सी, और सॉरी ये बी और ये सी और ये अपना ए। तो ए और किसके बराबर आ रहा है, बी प्लस सी के, तो इसकी लेंथ भी बराबर, मतलब मैग्नीट्यूड भी बराबर ही तो आ रहे हैं। यहाँ से आप देखो ना, ए बराबर बी प्लस सी, लेकिन एज पर द क्वेश्चन क्या ये हमेशा ट्रू होगा, इसका कोई अपने पास में रीज़न नहीं है, हमेशा तो नहीं होगा। आपको साफ साफ क्लियरली दिख रहा है कि ये सिर्फ 0 डिग्री पे अपन ने वेरीफाई किया, ठीक है ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच एक्स आई प्लस जे प्लस के इज यूनिट वेक्टर। देखो एक्स आई प्लस जे प्लस के, ये यूनिट वेक्टर बोला है इसने। अब यूनिट वेक्टर बोलने का मतलब साफ साफ है, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 हो जाएगा। तो मैग्नीट्यूड निकाल दो आप, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, देखो इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपका बन जाएगा एक्स आई प्लस एक्स जे प्लस एक्स के। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इजिकल्स टू 1 हो जाएगा। तो यहाँ से देखो 3x स्क्वायर इजिकल्स टू 1, और स्क्वायर वगैरह कर दो आप जो करना हो, क्योंकि उधर 1 है तो कोई फर्क ही नहीं पड़ना है। यहाँ से एक्स स्क्वायर आ जाएगा 1/3 और एक्स आ जाएगा 1/√3, प्लस और माइनस दोनों का आएगा, ठीक है ना। ये अपना आंसर आ जाएगा, प्लस का भी आएगा और माइनस का भी, ठीक है ना। तो 1 मार्क मटेरियल है ये, ऐसे क्वेश्चन 1 मार्क में आ जाते हैं कई बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 यूनिट्स। एक वेक्टर आपको निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड तो 5 यूनिट है, एंड पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर्स ए और बी का रिजल्टेंट। देखो रिजल्टेंट क्या होता है वेक्टर का, रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर हमेशा वेक्टर एडिशन होता है, याद रखना आपको। रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर हमेशा क्या होता है, वेक्टर एडिशन होता है। तो वेक्टर का रिजल्टेंट आर वेक्टर अगर मानूँ तो वो ए प्लस बी हो जाएगा बच्चों। तो आप जोड़ दो दोनों को, ए और बी तो आपको दिख ही रहा है। तो 2 + 1 यानी कि 3i प्लस 3 - 2 डेट इज ओनली जे, माइनस और प्लस के तो 0 के आ गया, ये अपना आर है। अब ये अपने को जो वेक्टर निकालना है उसका मैग्नीट्यूड 5 है, वो पैरेलल है किसके, रिजल्टेंट ऑफ दिस, इसके पैरेलल है ना, इस रिजल्टेंट के। तो पहले अपन क्या करेंगे, इसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे, क्योंकि हमको 5 का निकालना है। तो अगर हमको यूनिट पता है तो हम उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो रिक्वायर्ड वेक्टर है ना उसके लिए हम 5 से किसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यूनिट को। तो 5 यूनिट मिल जाएगा अपने को, है ना, 5 यूनिट का वेक्टर मिल जाएगा, ठीक है ना। एक एक यूनिट तो निकाले उसके लिए। तो एक यूनिट कितना हो जाएगा, देखो वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड फॉर्मूला होता है। तो वेक्टर कितना है, 3i
प्लस जे है ना, 0 के को छोड़ दो, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो 3i प्लस जे डिवाइडेड बाय, ये आपका √10 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका मैग्नीट्यूड आ गया है, 9 + 1 10। तो अब 5 यूनिट का वेक्टर क्या होगा आपका, 5 यूनिट का वेक्टर क्या होगा, 5 से मल्टीप्लाई कर दो किसको, यूनिट वेक्टर को। तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो 3i प्लस जे बाय √10 को, है ना, आपका आंसर दिख गया होगा। तो 5 3 जा 15 बाय √10 ऑफ i प्लस प्लस ही है ना 5 बाय √10 ऑफ j। ठीक है, दैट इज अ रिक्वायर्ड आंसर। यहाँ पर आप √10 से 15 में 5 को कैंसल आउट कर सकते हो अगर आप चाहो तो। ठीक है ना, ये भी आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी कैंसल आउट करना चाहो तो कर सकते हो। आपको एक और आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ए बी एंड सी आपको दे रखा है, फाइंड ए यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द वेक्टर 2 है। तो पहले जो कंडीशन इसने दी है उस कंडीशन को ही फॉलो कर लो आप। इसने बोला है कि 2a माइनस बी प्लस 3c। ठीक है ना, इस ये अपने को वेक्टर पहले निकालना है, फिर इसके पैरेलल अपन वेक्टर निकालेंगे। ठीक है, तो पहले ये वेक्टर तो निकाला है, तो ये वेक्टर कैसे निकलेगा, देखो 2 ए वेक्टर कितना है i प्लस जे प्लस के, माइनस बी कितना है आपका 2i माइनस जे प्लस 3k, ये अपना बी हो गया, प्लस 3c कितना है i माइनस 2j प्लस के, ये आपको सी भी मिल गया। ठीक है ना, अब आप इसको सॉल्व करो, देखो ये आ जाएगा 2i प्लस 2j प्लस 2k, ये हो जाएगा माइनस का 2i प्लस माइनस माइनस प्लस का j माइनस का 3k, ये आपका आ जाएगा प्लस का 3i माइनस 3 2 जा 6j प्लस का 3k। अब i को i से जोड़ो, j को j से और k को k से। ठीक है, तो 2 और 2 0 और 3 3 i बच रहा है बस। इधर भी देख लो 2 और 1 3 और 3 6 में से 3 गए तो माइनस का 3 बच रहा है। ठीक है, इधर भी देख लो आप 2 और 3, तो माइनस का 1 और माइनस का 1 प्लस 3 यानी कि प्लस का 2 बचेगा। तो ये वो वेक्टर है जिसकी हम बात कर रहे हैं, यानी कि 2a माइनस बी प्लस 3c, ये वो वाला वेक्टर आ गया अपना। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इसको आप एक काम करो, इसको आप एक डी वेक्टर मान लो नया। ठीक है, तो लेट है ना, लेट। अब क्या करना है आपको, एक यूनिट वेक्टर निकालना है जो कि इसके पैरेलल है। तो इसके पैरेलल कोई वेक्टर होगा तो वो कोई, ये मतलब कोई भी हो सकता है इसके पैरेलल। तो कुल मिलाकर आपको यूनिट वेक्टर निकालना है ना, ये कंफ्यूजन वाली बात नहीं। यूनिट वेक्टर हमेशा क्या होता है, पैरेलल होता है। तो यूनिट वेक्टर वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड होता है। तो वेक्टर तो आपका 3i माइनस 3j प्लस 2k है, और मैग्नीट्यूड आपका हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो ऊपर तो आपका 3i माइनस 3j प्लस 2k ही आ रहा है, और नीचे आपका 3 का स्क्वायर 9 9 यानी 9 दूनी 18, 19 20 21 22, तो √22 आपको मिलेगा। तो फाइनल आंसर आपका डी कैप जो आएगा वो आएगा 3/√22i माइनस 3/√22j प्लस 2/√22k, ये आपका फाइनल आंसर है। दिस इज द फाइनल आंसर। क्लियर बच्चों? तो अब इससे आगे के जो क्वेश्चन है वो पार्ट 9 के लिए है, नेक्स्ट पार्ट के लिए है। ठीक है, और ये वीडियो भी आपका तकरीबन 44-45 मिनट का हो गया। नेक्स्ट पार्ट हो सकता है कि और भी लंबा हो जाए, क्योंकि ये मिसलेनियस है, टेक्स टाइम। तो फिलहाल तो अपन ने कुछ एग्जांपल्स और काफ़ी सारे क्वेश्चन स्टार्टिंग के कवर कर लिए हैं, और जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।